हेलो स्टूडेंट्स, आज सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस प्रावस्था चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं हम। और आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी कि क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। Crystalline solids are divided into molecular, ionic, metallic and covalent solids based on their nature of intermolecular forces। तो यहाँ पे जो भी क्रिस्टलाइन ठोस होते हैं उसे हम वर्गीकृत कैसे कर सकते हैं? तो उसको हम वर्गीकृत 4 प्रकार में करते हैं। वो होते हैं आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजी अथवा तो नेटवर्क ठोस। ये जो सॉलिड्स होते हैं वो उनके बीच में अंतर आणविक आकर्षण बल होते हैं, उसके आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं। और ये अंतर आणविक आकर्षण बल कौन कौन से प्रकार के होते हैं ये भी बताऊंगी मैं आपको। तो ये अंतर आणविक आकर्षण बल होते हैं, वान डेर वाल्स बल होते हैं, आयनिक बंध होते हैं, सहसंयोजक आबंध होते हैं और धात्विक आबंध होते हैं। यानी कि इसमें वान डेर वाल फोर्सेस, आयोनिक बॉन्ड्स, कोवैलेंट बॉन्ड्स, मेटेलिक बॉन्ड्स, इस बेस के ऊपर इनको वर्गीकृत किया गया है। ऑन दिस बेसिस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज एंड दीज आर मोलेकुलर सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स, मेटेलिक सॉलिड्स एंड कोवैलेंट सॉलिड्स। तो नेक्स्ट हम देखते हैं सबसे पहले मोलेकुलर सॉलिड्स। मोलेकुलर सॉलिड्स आर द constituent particles of molecular solids are molecules, and these are further subdivided into the non-polar molecular solids, polar molecular solids and hydrogen bonded molecular solids। तो यहाँ पर जो ये आणविक ठोस होते हैं, ये आणविक ठोस उनके अवयवी जो कण होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, वो होते हैं अणु। और वो 3 प्रकार के होते हैं: अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। तो these are further divided into non-polar molecule solids, polar molecular solids and hydrogen bonded molecular solids। First we discuss about the non-polar molecular solids। तो अध्रुवीय आणविक ठोस क्या होते हैं? तो these solids are soft and non-conductors of electricity। They have low melting points and are usually in liquid or gaseous state at room temperature and pressure। They are held by Wick, London और वान डेर वाल्स forces। तो ये जो अध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं वे या तो परमाणुओं से बने होते हैं और उस निम्न ताप पर आर्गन, हीलियम अथवा अध्रुवीय सहसंयोजी बंधों से बने अणुओं होते हैं, जिसका एग्जाम्पल मैं बताना चाहूँगी कि निम्न ताप के ऊपर H2, Cl2, I2 द्वारा बने होते हैं। साथ ही इन ठोसों में परमाणु अथवा अणु दुर्बल वान डेर वाल या लंदन बलों से बंधे होते हैं, जिसके बारे में हम 11वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं। ये जो ठोस होते हैं ये कैसे होते हैं? मुलायम होते हैं, विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं, यानी कि वे कुचालक होते हैं, उनके गलनांक निम्न होते हैं और कमरे के ताप और दाब पर वे सामान्य रूप से द्रव अथवा गैसीय अवस्था में होते हैं। अब देखते हैं हम पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होते हैं? द मॉलिक्यूल्स of substance like HCl, SO2 are formed by polar covalent bonds, and the molecules in such solids are held together by relatively stronger dipole-dipole interactions, and these solids are soft and non-conductors of electricity, and these melting points are higher than those of non-polar molecular solids. Yet most of these are gases or liquids under room temperature and pressure। Solid SO2 and solid NH3 are some examples of such solids। तो यहाँ पर the molecules HCl और SO2 के जो होते हैं वो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड यानी कि ध्रुवीय आणविक ठोस से बने होते हैं।
तो HCl, SO2 आदि पदार्थों के अणु ध्रुवीय सहसंयोजक बंधों से बंधे होते हैं। ऐसे ठोसों में अणु अपेक्षाकृत प्रबल द्विध्रुव यानी डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन यानी कि अन्योन्य क्रिया से एक दूसरे के साथ बंधे रहते हैं। सामान्य रूप से ये जो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं यानी कि ध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं वो मुलायम होते हैं और विद्युत के कुचालक होते हैं। इनके गलनांक अध्रुवीय आणविक ठोसों से अधिक होते हैं। फिर भी इनमें से अधिकतर कमरे के ताप और दाब पर गैस अथवा द्रव अवस्था में होते हैं। इसका एग्जाम्पल बताना चाहूँ तो जो सॉलिड SO2 यानी कि ठोस SO2 अथवा ठोस NH3 होते हैं वो ध्रुवीय आणविक ठोसों के एग्जाम्पल हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसी में हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। The molecules of such solids contain polar covalent bonds between hydrogen and fluorine, oxygen और नाइट्रोजन एटम्स। तो अब मैं यह बताना चाहूँगी कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एटम जो होते हैं वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। Strong hydrogen bonding binds molecules of such solids like H2O. They are non-conductors of electricity. Generally, they are volatile liquids or soft solids under room temperature and pressure. तो ये जो हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस होते हैं उसमें हाइड्रोजन और फ्लोरीन, ऑक्सीजन अथवा नाइट्रोजन परमाणुओं के मध्य ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होते हैं। प्रबल हाइड्रोजन आबंध ऐसे ठोसों के अणुओं जैसे कि H2O को बंधित करते हैं और ये विद्युत के कुचालक होते हैं। सामान्यतः ये कमरे के ताप और दाब पर वाष्पशील द्रव यानी वॉलेटाइल लिक्विड अथवा मुलायम ठोस होते हैं। तो ये हमने तीनों क्या देखे हैं, आणविक ठोस के प्रकार जो उनके अवयवी कणों के आधार पर होते हैं। ये तीनों हमने देख लिए, वो हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब नेक्स्ट है हमारा आयनिक ठोस यानी कि आयनिक सॉलिड्स। तो आयन्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ आयनिक सॉलिड्स। Such solids are formed by the three-dimensional arrangement of cations and anions bound by strong electrostatic forces, and these solids are hard and brittle in nature. They have high melting and boiling points. Since the ions are not free to move about, they are electrical insulators in the solid state. However, in the molten state or when dissolved in water, the ions become free to move about and they conduct electricity. तो ये जो आयनिक ठोस होते हैं इनके अवयवी कण क्या होते हैं, आयन्स होते हैं। और ऐसे ठोसों का निर्माण धनायन और ऋणायन यानी केटायन और एनायन के त्रिविमीय यानी 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट यानी कि विन्यास में प्रबल स्थिर विद्युत बलों से बंधने पर होता है। यह ठोस कठोर और भंगुर प्रकृति के होते हैं। इनके गलनांक और कथनांक उच्च होते हैं। इसमें आयन गमन के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं यानी कि आयन इधर से उधर मूव नहीं करते हैं, अतः ये ठोस अवस्था में विद्युत रोधी होते हैं। गलित अवस्था में अथवा जल में घुलने पर आयन गमन के लिए मुक्त हो जाते हैं और ये विद्युत का संचालन कर सकते हैं यानी कि मोल्टन स्टेट में गलित अवस्था में या इसका विलयन बनाने पर ये विद्युत धारा को प्रवाहित कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, ये Na और Cl। तो इसमें जहाँ पर Na+ दिख रहा है वो छोटा ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है आपको अणु, और यहाँ पे Cl का बड़ा ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है। तो देखिए यहाँ पे 4 ग्रीन यानी 4 Na के बीच में एक Cl गिरा हुआ रहता है हर जगह आप देखिए। तो यहाँ पे एक Na 4 Cl से गिरा हुआ रहता है और एक Cl 4 Na से गिरा रहता है, यानी कि अन्य दोनों एक दूसरे से 4 परमाणुओं से घिरे हुए रहते हैं। चलिए अब हम देखते हैं मेटेलिक सॉलिड्स।
तो मेटेलिक सॉलिड क्या है? तो मेटल्स आर orderly collection of positive ions surrounded by and held together by a sea of free electrons, and these electrons are mobile and are evenly spread out throughout the crystal. धातुएं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के समुद्र से घिरी और उनके द्वारा संलग्नित धनायनों का व्यवस्थित संग्रह होता है। यानी कि धातुएं जो आयन होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों के समुद्र के बीच में होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं और क्रिस्टल में सर्वत्र समान रूप से विस्तरित होते हैं। ये ईच मेटल एटम्स contributes one or more electrons towards this sea of mobile electrons. These free and mobile electrons are responsible for high electrical and thermal conductivity of metals. When an electric field is applied, these electrons flow through the network of positive ions. तो यहाँ पर हम देखें तो प्रत्येक धात्विक परमाणु इस गतिशील इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में एक अथवा अधिक इलेक्ट्रॉनों का योगदान देता है। ये मुक्त और गतिशील इलेक्ट्रॉन धातुओं की उच्च वैद्युत और ऊष्मीय चालकता के लिए उत्तरदायी होते हैं। विद्युत क्षेत्र यदि प्रयुक्त किया जाए तो ये इलेक्ट्रॉन धनायनों के नेटवर्क में सतत प्रवाह करते हैं। तो सिमिलरली व्हेन हीट इज सप्लाइड टू वन पोर्शन ऑफ द मेटल, द थर्मल एनर्जी इज यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि समान रूप से सभी इलेक्ट्रॉनों में ये विस्तरित होती है। Another important characteristics of metals is their luster and color in certain cases. This is also due to the presence of free electrons in them. Metals are highly malleable and ductile. तो अब महत्वपूर्ण बात करें हम तो धातु में उनकी चमक होती है, उनका रंग होता है और उनमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों के ये क्यों होता है, ये भी उनमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके कारण होता है। और धातुएं अत्यधिक आघातवर्धनीय और तन्य होती है। तो ये धात्विक ठोसों के गुण हैं, यानी कि मेटालिक सॉलिड्स की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट देखते हैं हम कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। तो कोवैलेंट यानी कि सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस। अ वाइड वैरायटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऑफ नॉन मेटल्स रिजल्ट फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स बिटवीन एडजेसेंट एटम्स थ्रू आउट द क्रिस्टल एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड जायंट मॉलिक्यूल्स। तो अधात्विक क्रिस्टलीय ठोसों की विस्तृत अनेक रूपता संपूर्ण क्रिस्टल में निकटवर्ती परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक बंधों के बनने के कारण होती है और इनमें विशाल अणु भी कहा जाता है। तो ये देखिए आप डायमंड, ग्रेफाइट ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इनकी विशाल श्रृंखलाएं बनी होती है। सिलिका की भी देखिए नीचे डायग्राम में दिख रही है हमको। चलिए, कोवैलेंट बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग एंड directional in nature and therefore atoms are held very strongly at their positions. तो यहाँ पर सहसंयोजक बंध प्रबल और दिशात्मक प्रकृति के होते हैं, इसलिए परमाणु अपनी स्थितियों पर अति प्रबलता से संलग्न रहते हैं और ऐसे ठोस अति कठोर और भंगुर होते हैं। इनके गलनांक अत्यधिक उच्च होते हैं और गलन के पूर्व ये विघटित भी हो सकते हैं। Such solids are very hard and brittle and they have extremely high melting points and may even decompose before melting, and they are insulator and do not conduct electricity. तो यहाँ पे एक चीज़ और है, इनके गलनांक तो अत्यधिक उच्च होते हैं और ये गलन से पूर्व विघटित भी होते हैं। ये विद्युत का संचालन नहीं करते हैं, ये विद्युत रोधी भी होते हैं। अब सिलिकॉन कार्बाइड ऐसे ठोसों का एक विशिष्ट उदाहरण है।
ग्रेफाइट की बात करें हम, पहले डायमंड की बात करते हैं हम। तो हीरे में क्या होता है, हीरे की संरचना देखते हैं हम। इट हैज़ अ क्रिस्टलाइन लेटिस एंड इन डायमंड ईच कार्बन एटम undergoes sp3 hybridization and linked to 4 other carbon atoms by using hybridized orbitals in tetrahedral fashion. The cc bond length is 154 pm पैरामीटर। तो यहाँ पे ये क्रिस्टलाइन लेटिस आपको बताया गया है डायमंड का, हीरे का बताया है मैंने यहाँ पे। तो हीरे में देखिए आप, प्रत्येक कार्बन परमाणु है वो 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है, और ये प्रत्येक कार्बन परमाणु यहाँ पे sp3 संकरित अवस्था में होता है। और ये इसकी sp3 संकरित जो अवस्था होती है, इसमें 4 कार्बन परमाणुओं की संकरित कक्षकें जुड़ी होती है, जिसके कारण इसका जो आकार होता है वो टेट्राहेड्रल यानी कि चतुष्फलकीय होता है। इसमें प्रत्येक कार्बन कार्बन के बीच की जो बंद दूरी होती है वो कितनी होती है, 154 pm पैरामीटर होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट इट हैज़ लेयर्ड स्ट्रक्चर। इसमें देखिए आप, ऊपर एक लेयर दिखाई दे रहा है, ये ऊपर एक लेयर दिख रहा है, नीचे एक लेयर दिख रहा है, फिर एक लेयर दिख रही है हमको। तो इस तरह से यहाँ पे क्या होती है, क्रिस्टलों में लेयर वाली रचनाएं दिखाई देती है। चलिए नेक्स्ट, लेयर्स आर हेल्ड बाय वंडरवाल्स फोर्सेस एंड डिस्टेंस बिटवीन 2 लेयर्स इज 340 पैरामीटर। तो यहाँ पे जो लेयर दिखाई दे रही है, इसमें लेयरों के बीच में जो लाइनें दिखाई दे रही है वो क्या दर्शा रही है, वो उनके बीच में उपस्थित वंडरवाल्स फोर्सेस जो होते हैं प्रेजेंट, वो दिखाई दे रही है। और ये वंडरवाल फोर्सेस तो होते हैं इनके बीच में, साथ ही इन लेयरों के बीच की जो दूरी होती है वो 340 पैरामीटर होती है। प्रत्येक जो लेयर है वो हेक्सागोनल रिंग से बना होता है। इसमें देखिए आपको षटकोणीय आकार की रिंग दिखाई दे रही है। तो षटकोणीय हेक्सागोनल रिंग से बने होते हैं। यहाँ पे कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है विद इन द लेयर इज़ 141.5 पैरामीटर। Each carbon atom in hexagonal ring undergoes sp2 hybridization and makes 3 sigma bonds with 3 neighboring carbon atoms. Further electron forms a pi bond. यहाँ पे कार्बन जो परमाणु हेक्सागोनल रिंग में होते हैं वो प्रत्येक कार्बन परमाणु sp2 संकरित अवस्था में होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में होते हैं, और वो क्या करते हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। 3 नेबरिंग कार्बन एटम्स यानी कि 3 नज़दीकी कार्बन परमाणुओं के साथ में 3 सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। और इसमें 4th वाला जो होता है इलेक्ट्रॉन वो क्या होता है, पाई बॉन्ड बनाता है। दिस मेक्स ग्रेफाइट स्लिपरी एंड मेक्स इलेक्ट्रॉन्स मूव्स एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें जो चौथा इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, जो पाई बॉन्ड बनाता है, उसी के कारण वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, यानी कि उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यानी कहें तो प्रत्येक कार्बन परमाणु उसी परत के 3 निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं से सहसंयोजक बंध में होता है, और प्रत्येक परमाणु का चौथा संयोजकता जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अलग परतों के मध्य उपस्थित होता है, और यह गमन के लिए मुक्त होता है। यही मुक्त इलेक्ट्रॉन ग्रेफाइट को विद्युत का उत्तम चालक बनाता है, और विभिन्न परतें एक दूसरे पर सरक सकती है, यानी कि स्लिपरी होती है। यह ग्रेफाइट को मुलायम, ठोस और उत्तम ठोस चिकनाई बनाता है। अब अपन ये जो भी चीज़ें हमने सीखी है, यानी कि ठोसों का, क्रिस्टलीय ठोसों का जो वर्गीकरण देखा है, उसको हम एक चार्ट के माध्यम से देख लेते हैं। तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के 3 प्रकार हैं, नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स। अब इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, तो मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसमें बॉन्ड की बात करें हम, बॉन्डिंग की, तो डिस्पर्सन और लंडन फोर्सेस होते हैं। इसमें किसमें होते हैं, नॉन पोलर में। पोलर में कौन से होते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्ड में कौन से होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है।
एग्जाम्पल की बात करें तो नॉन पोलर का एग्जाम्पल होता है आर्गन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। इसी तरह से पोलर की बात करें जिसमें डाइपोल डाइपोल इंटर मोलिकुलर फोर्सेस होते हैं, उसका एग्जाम्पल होता है हमारा नॉन पोलर का आर्गन और CCl4 था, साथ में H2I2CO2 ये भी उसी के एग्जाम्पल है नॉन पोलर के। पोलर का एग्जाम्पल है HCl एंड SO2। हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें तो उसमें जो बॉन्डिंग होती है वो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण होती है और उसका एग्जाम्पल है H2O यानी कि आइस, बर्फ़। अब फिज़िकली नेचर देखें हम उनका, तो नॉन पोलर कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, पोलर भी सॉफ्ट होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डेड वाले जो मोलिकुलर सॉलिड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखें हम तो नॉन पोलर इंसुलेटर होते हैं, पोलर भी इंसुलेटर होते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्डेड वाले जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। इंसुलेटर का मतलब होता है ये विद्युत रोधी होते हैं। अब मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट नॉन पोलर का वेरी लो होता है, अत्यधिक निम्न होता है। पोलर का होता है, ध्रुवीय का होता है कम, और हाइड्रोजन बंध वाले का होता है कम। तो ये चीज़ हमको समझ में आ गई है यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें आयनिक ठोस, आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी वो आबंधी कण क्या होते हैं, आयंस होते हैं। इसमें बॉन्डिंग की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड होता है या कोलम्बिक बॉन्ड होता है। एग्जाम्पल देखें इसका तो कुलाम्बिक बॉन्ड होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड होता है। तो कुलाम्बिक बॉन्ड के अंतर्गत हम देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड वाले जो सॉलिड्स होते हैं वो आपको पता है NaCl, MgO, ZnS, CaF2 ये। अब फिज़िकल नेचर की बात करें हम तो फिज़िकल नेचर देखें यानी भौतिक अवस्था इसकी देखें तो आयनिक जो सॉलिड्स होते हैं वो हार्ड होते हैं लेकिन चमकीले होते हैं, ब्राइडल होते हैं, ब्रिटल होते हैं। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो इंसुलेटर्स इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्टर्स इन मेल्टिंग स्टेट एंड इन एक्वेस सॉल्यूशन। तो जब ठोस अवस्था में होते हैं तो विद्युत रोधी होते हैं, लेकिन ये पिघली हुई अवस्था में होते हैं या जलीय विलयन के रूप में होते हैं तो ये कैसे होते हैं, एक्वेस होते हैं। जलीय स्टेट में कैसे होते हैं, विद्युत धारा इसमें से प्रवाहित हो सकती है, तो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिविटी शो करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, उच्च होता है, इनका गलनांक उच्च होता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा मेटेलिक सॉलिड्स। तो मेटेलिक सॉलिड यानी कि धात्विक ठोस। तो धात्विक ठोस के जो अवयवी कण होते हैं वो पॉजिटिव आयंस इन अ सी ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन समुद्र में विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में जो धनायन उपस्थित होते हैं वो होते हैं इसके अवयवी कण। इसके अलावा इसमें जो बंध उपस्थित होते हैं वो मेटेलिक बॉन्ड होते हैं, धात्विक बंध होते हैं। एग्जाम्पल देखें तो इसका Fe, Cu, Ag, Mg ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण हैं। साथ में फिज़िकल नेचर की बात करें तो फिज़िकल नेचर यानी भौतिक अवस्था देखें इसकी तो ये हार्ड बट मेलेबल एंड डक्टाइल, ये कठोर होते हैं लेकिन आघातवर्धनीय और तन्य होते हैं। साथ ही इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में हम देखें तो कंडक्टर्स इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन मॉल्टन स्टेट, तो ये ठोस अवस्था अथवा गलित अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं और इनका जो गलनांक होता है वो फेयरली हाई होता है यानी साधारणतः उच्च होता है। लास्ट हमारा था कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड यानी कि सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस। इसके अवयवी कण क्या होते हैं, एटम्स यानी कि परमाणु होते हैं। इसमें सहसंयोजक आबंध यानी कि कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है और इसका एग्जाम्पल है SiO2 क्वार्ट्ज, SiC सिलिकॉन कार्बाइड, कार्बन यानी डायमंड, AlN यानी एल्यूमिनियम नाइट्राइड,
और कार्बन ग्रेफाइट। अब ये कैसे होते हैं, तो ये सिलिकॉन ऑक्साइड यानी कि क्वार्ट्ज, सिलिकॉन कार्बाइड और कार्बन हीरा, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ये क्या होते हैं, कठोर होते हैं, हार्ड होते हैं। और कार्बन जो ग्रेफाइट के फॉर्म में होता है वो कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है। विद्युत चालकता की बात करें तो क्वार्ट्ज, सिलिकॉन कार्बाइड, कार्बन डायमंड, ये सब कैसे होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, यानी कि विद्युत रोधी होते हैं। लेकिन ग्रेफाइट होता है वो कंडक्टर होता है। ये एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, और इनके जो गलनांक होते हैं वो बहुत ही उच्च होते हैं। तो आज हमने जो टॉपिक पढ़ा है ये है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, जो कि यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है। ये इस चैप्टर का सेकंड वीडियो है हमारा।